नमस्कार दोस्तों। बीकॉम फाइनल एग्जाम्स बिल्कुल सर पर हैं और फाइनेंशियल अकाउंटिंग का इतना लंबा चौड़ा सिलेबस देखकर स्ट्रेस हो रहा है ना। तो फिकर नॉट। आज हम सब साथ मिलकर यूनिट 1 से यूनिट 4 तक सब कुछ सब कुछ रिवाइज करने वाले हैं। और हाँ, ये सिर्फ रिवीजन नहीं बल्कि एग्जाम के लिए एक सॉलिड स्ट्रैटेजी सेशन भी है। तो सच सच बताओ, तैयारी कैसी चल रही है? क्या आप भी नोट्स और बुक्स के पहाड़ के नीचे दबे हुए हैं? समझ नहीं आ रहा कि कहां से शुरू करें और कहां खत्म? बिल्कुल चिंता मत कीजिए, क्योंकि आप बिल्कुल सही जगह पर हैं। देखिए, एक बात समझ लीजिए, सिर्फ पढ़ते रहना काफी नहीं होता। एग्जाम में फुल मार्क्स लाने के लिए एक स्मार्ट स्ट्रैटेजी चाहिए। तो आज का हमारा मिशन है एग्जाम मिशन फुल मार्क्स। हम सिर्फ टॉपिक्स नहीं रटेंगे बल्कि एग्जाम क्रैक करने की टेक्निक सीखेंगे। तो चलिए मिशन शुरू करते हैं। ओके टीम, मिशन 1 लॉन्च करते हैं, पार्टनरशिप्स। इस मिशन में हम समझने के लिए कि जब कोई पार्टनरशिप फर्म बंद होती है यानी डिसॉल्व होती है या फिर अमालगमेट होती है तो उसकी अकाउंटिंग कैसे की जाती है। रेडी फॉर द चैलेंज? लेट्स गो। सुनो, डिसोल्यूशन का कोई भी क्वेश्चन आ जाए, घबराना नहीं है। आपको बस ये सिंपल 3 स्टेप प्रोसेस फॉलो करना है। स्टेप 1, रियलाइजेशन, यानी सारे एसेट्स और सारी लायबिलिटीज को उठाकर रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर कर दो। स्टेप 2, डिस्ट्रीब्यूशन, यानी पेमेंट की बारी। हमेशा याद रखो, सबसे पहले आउटसाइडर्स, फिर पार्टनर्स का लोन और आखिर में पार्टनर्स का कैपिटल। और स्टेप 3, अगर कोई पार्टनर इंसॉल्वेंट हो गया तो सीधा गार्नर वर्सेस मरी रूल अप्लाई कर दो। दैट्स इट। इस ऑर्डर को फॉलो करोगे तो कभी गलती नहीं होगी। ये है डिसोल्यूशन का हीरो, रियलाइजेशन अकाउंट। इसका फंडा बहुत ही सिंपल है। देखो, डेबिट साइड पर सारे एसेट्स आ गए और क्रेडिट साइड पर सारी लायबिलिटीज। अब जब एसेट्स बेचकर पैसा आएगा तो क्रेडिट साइड में एंट्री होगी बाय बैंक, और जब लायबिलिटीज को पे करने में पैसा जाएगा तो डेबिट साइड में एंट्री होगी टू बैंक। आखिर में जो भी बैलेंसिंग फिगर बचेगा वो या तो प्रॉफिट होगा या लॉस, जिसे हम पार्टनर्स में बांट देंगे। इजी राइट? और यह है आपकी एग्जाम की। इसे दिमाग में लॉक कर लो, गाना वर्सेस मरे रूल। जब कोई पार्टनर कंगाल हो जाता है यानी इनसॉल्वेंट, तो उसके हिस्से का लॉस बाकी सॉल्वेंट पार्टनर्स को झेलना पड़ता है। पर सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है? ये लॉस उनके कैपिटल रेशो में शेयर होता है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में नहीं। मैं फिर से बोल रहा हूं, कैपिटल रेशो में। ये गलती एग्जाम में बिल्कुल मत करना। चलो अब बात करते हैं अमालगमेशन की। जब दो फर्म्स मिलकर एक हो जाती हैं तो हमें परचेस कंसिडरेशन यानी पीसी कैलकुलेट करना होता है। फॉर्मूला स्क्रीन पर है और ये बहुत आसान है। जितने भी एसेट्स नई फर्म ने लिए उनकी अग्रीड वैल्यू में से लायबिलिटीज की अग्रीड वैल्यू को बस माइनस कर दो। सिंपल मैथ्स है दोस्तों। एक और एग्जाम की ले लो, और ये बहुत कॉमन मिस्टेक है। अमालगमेशन के क्वेश्चन में हमेशा ध्यान से पढ़ना कि नया फर्म कैश ले रहा है या नहीं। अगर क्वेश्चन में मेंशन नहीं है या साफ लिखा है कि कैश नहीं लिया तो उसे परचेज कंसिडरेशन की कैलकुलेशन में मत जोड़ना। इट्स अ स्मॉल डिटेल पर आपके मार्क्स बचा सकती है। ऑलराइट, मिशन 1 सक्सेसफुली कंप्लीटेड। अब चलते हैं मिशन 2 की तरफ। यहां हम बिजनेस को एक्सपैंड करेंगे। मतलब हम देखेंगे कि ब्रांचेस और डिपार्टमेंट्स के थ्रू बिजनेस बढ़ता है तो उसकी अकाउंटिंग कैसे की जाती है। लेट्स डाइव इन। ब्रांच अकाउंटिंग में बेसिकली 2 मेन सिस्टम्स होते हैं। एक है डेटर सिस्टम, जो छोटे छोटे ब्रांचेस के लिए परफेक्ट है, आसान और सीधा साधा। और दूसरा है स्टॉक एंड डेटर सिस्टम। ये बड़े ब्रांचेस के लिए यूज होता है जहां हेड ऑफिस माल पर अपना प्रॉफिट मार्जिन यानी लोडिंग ऐड करके भेजता है और उस पर पूरा कंट्रोल रखना चाहता है। ओके, तो डिपार्टमेंटल अकाउंट्स में सबसे ट्रिकी पार्ट क्या है? कॉमन एक्सपेंसेस को अलग अलग डिपार्टमेंट्स में कैसे बांटें। हर डिपार्टमेंट का असली प्रॉफिट जानने के लिए कॉमन खर्चों को लॉजिक से एलोकेट करना जरूरी है। जैसे रेंट को फ्लोर एरिया के हिसाब से और कैरेज आउटवर्ड को सेल्स के हिसाब से। स्क्रीन पर जो टेबल है इसे एग्जाम के लिए अच्छे से याद कर लेना, बहुत काम आएगी। एक और छोटा लेकिन इंपॉर्टेंट पॉइंट, जब एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट में गुड्स ट्रांसफर होते हैं तो गोल्डन रूल ऑफ अकाउंटिंग फॉलो करो। डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। मतलब जिस डिपार्टमेंट को माल मिल रहा है उसे डेबिट करो और जो भेज रहा है उसे क्रेडिट। सिंपल। मिशन 2 बी डन एंड डस्टेड। टाइम फॉर मिशन 3। यहां हम नॉर्मल सेल परचेस से थोड़ा हटकर कुछ स्पेशल बिजनेस डील्स को समझेंगे, स्पेसिफिकली कंसाइनमेंट और जॉइंट वेंचर। रेडी? कंसाइनमेंट और जॉइंट वेंचर, इन दोनों में स्टूडेंट्स बहुत कंफ्यूज होते हैं। इनका मेन डिफरेंस उनके रिलेशनशिप में है। कंसाइनमेंट बेसिकली एक प्रिंसिपल एजेंट का रिश्ता है। यहां सारा रिस्क और सारा प्रॉफिट सिर्फ एक आदमी यानी कंसाइनर का होता है।
जबकि जॉइंट वेंचर एक टेम्पररी पार्टनरशिप जैसा है जहां रिस्क और प्रॉफिट दोनों को वेंचरर्स आपस में शेयर करते हैं। कंसाइनमेंट के क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए ये 3 हॉट पॉइंट्स हमेशा याद रखना। पहला, अनसोल्ड स्टॉक की वैल्यू, ये हमेशा कॉस्ट प्लस प्रोपोर्शनेट नॉन रिकरिंग एक्सपेंसेस पर कैलकुलेट होती है। दूसरा, एबनॉर्मल लॉस, इसे हम कंसाइनमेंट अकाउंट में क्रेडिट करते हैं। और तीसरा, डेल क्रेडिट कमीशन, अगर ये कमीशन दी है तो बैड डेट्स का रिस्क एजेंट का, कंसाइनर का नहीं। देखो, ये पॉइंट पिछली स्लाइड से ही जुड़ता है। अगर कंसाइनर ने एजेंट को डेल क्रेडिट कमीशन दे दिया तो वो टेंशन फ्री हो गया। अब अगर कोई कस्टमर पैसा नहीं देता तो ये एजेंट का सरदर्द है। इसलिए कंसाइनर अपनी बुक्स में बैड डेट्स की एंट्री करेगा ही नहीं। क्लियर? फैंटास्टिक। हम अपने आखिरी मिशन पर पहुंच चुके हैं, मिशन 4। इसमें हम 2 इंपॉर्टेंट चीजें सीखेंगे। पहला, जब हम क्रेडिट पर यानी इंस्टॉलमेंट पर सामान खरीदते हैं तो उसकी अकाउंटिंग कैसे होती है, और दूसरा, आग लगने जैसी क्राइसिस में इंश्योरेंस क्लेम कैसे फाइल करते हैं। हायर परचेज सिस्टम का सिंपल सा मतलब है पोजेशन आज, ओनरशिप बाद में। आपको सामान आज ही मिल जाता है, आप उसे इस्तेमाल करना शुरू कर सकते हो, लेकिन उसके असली मालिक यानी ओनर आप तभी बनोगे जब आप आखिरी इंस्टॉलमेंट चुका दोगे। इस बात को अपने दिमाग में प्रिंट कर लो। ये एग्जाम में होने वाली सबसे कॉमन गलती है। हायर परचेज में एसेट पर जो डेप्रीसिएशन लगता है वो हमेशा हमेशा कैश प्राइस पर कैलकुलेट होता है, हायर परचेज प्राइस पर कभी नहीं। गॉट इट? अब सोचो, अगर वायर इंस्टॉलमेंट नहीं दे पाया तो क्या होगा? सेलर सामान वापस ले जाएगा। इसे कहते हैं रीपोजेशन। इस केस में सेलर अपना प्रॉफिट या लॉस निकालने के लिए एक सिंपल कैलकुलेशन करता है। जो पैसा बाकी था यानी अनपेड बैलेंस, उसमें से वापस लिए हुए सामान की अग्रीड वैल्यू को माइनस कर देता है। अब आते हैं इंश्योरेंस क्लेम पर, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर आग लगने से स्टॉक बर्बाद हो जाए तो क्लेम कैसे निकालते हैं? इसके लिए आपको एक जादुई अकाउंट बनाना पड़ेगा, मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट। इस अकाउंट से आपको 2 चीजें मिलेंगी, आग लगने की डेट तक का एस्टिमेटेड ग्रॉस प्रॉफिट, और आपका बैलेंसिंग फिगर होगा क्लोजिंग स्टॉक, यानी कितना स्टॉक उस दिन था। और आखिर में आता है एवरेज क्लॉज। ये तब लगता है जब आपने कम की पॉलिसी ली हो। सोचो, जैसा स्क्रीन पर एग्जाम्पल है, आपके पास 1 लाख का स्टॉक था, पर आपने पॉलिसी सिर्फ 80,000 की ली। अब अगर 50,000 का स्टॉक जल गया तो इंश्योरेंस कंपनी पूरे 50,000 नहीं देगी। वो बोलेगी आपने अंडर इंश्योरेंस किया है, और इस फॉर्मूला के हिसाब से प्रोपोर्शनेट क्लेम यानी सिर्फ 40,000 रुपए ही देगी। तो चारों मिशंस कंप्लीट, हमने सारा सिलेबस कवर कर लिया है। लेकिन रुकिए, पिक्चर अभी बाकी है। अब मैं आपको दूंगा प्रोफेसर के गोल्डन रूल्स। ये आपका सीक्रेट वेपन है एक्स्ट्रा मार्क्स स्कोर करने के लिए। सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट रूल, अकाउंटिंग के पेपर में आपके फाइनल आंसर से ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं आपके वर्किंग नोट्स। इनके 40% तक मार्क्स हो सकते हैं। इसलिए पीसी की कैलकुलेशन हो, स्टॉक वैल्यूएशन हो या कोई भी छोटी मोटी कैलकुलेशन, उसे हमेशा साफ साफ वर्किंग नोट्स में दिखाओ। ये रहे आपके बाकी के गोल्डन रूल्स। रूल नंबर 1, फॉर्मेट इज किंग। हमेशा लेजर का फॉर्मेट सही बनाओ, इसके स्टेप मार्क्स मिलते हैं। रूल नंबर 2, डिसोल्यूशन में अगर क्वेश्चन में क्रेडिटर्स को पे करने के बारे में कुछ ना लिखा हो तब भी उन्हें पूरा पे करना है। ये एक हिडन एडजस्टमेंट है। और रूल नंबर 3, ब्रांच या कंसाइनमेंट में अगर गुड्स इनवॉइस प्राइस पर हैं तो उस लोडिंग को रिवर्स करना कभी मत भूलना। चलिए, अब फाइनल लैप में एक सुपर फास्ट रैपिड फायर रिवीजन करते हैं ताकि सब कुछ एक बार फिर से दिमाग में फ्रेश हो जाए। रेडी, स्टडी, गो। ओके, दिमाग के घोड़े दौड़ाओ। डिसोल्यूशन मतलब रियलाइजेशन अकाउंट और गार्नर वर्सेस मरे। ब्रांच अकाउंटिंग मतलब लोडिंग कैंसिल करना। कंसाइनमेंट मतलब स्टॉक की वैल्यू कॉस्ट प्लस नॉन रिकरिंग एक्सपेंसेस। हायर परचेज मतलब डिप्रिशिएशन हमेशा कैश प्राइस पर। और इंश्योरेंस क्लेम मतलब मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट। गॉट इट? परफेक्ट। चलो, अब एक छोटा सा टेस्ट। पहला सवाल, डिसोल्यूशन में इनसॉल्वेंट पार्टनर का लॉस बाकी पार्टनर्स किस रेशियो में बेयर करते हैं? प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, कैपिटल रेशियो या इक्वली? सोच लीजिए। एंड द करेक्ट आंसर इज बी, कैपिटल रेशियो। बहुत बढ़िया, याद है आपको। दूसरा और आखिरी सवाल, हायर परचेज में खरीदे गए एसेट पर डेप्रिसिएशन किस प्राइस पर लगता है? हायर परचेज प्राइस, कैश प्राइस या फर्स्ट इंस्टॉलमेंट अमाउंट? कम ऑन, यू नो दिस। यस, द आंसर इज बी, कैश प्राइस। एब्सोल्युटली ब्रिलियंट। तो दोस्तों, इस रिवीजन के बाद आप सिर्फ एग्जाम के लिए तैयार नहीं हैं, आप अब अनस्टॉपेबल हैं। पूरे कॉन्फिडेंस के साथ एग्जाम हॉल में जाइए और पेपर को रॉक कर दीजिए। मेरी तरफ से आप सबको ऑल द वेरी बेस्ट। ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए LLB स्टूडेंट अड्डा को सब्सक्राइब करें एंड फॉलो करें। इफ यू वांट एनी न्यू टॉपिक, कमेंट बिलो।